वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसमें हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो आपका है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। जिसमें हमारे 3 बेस थे। एक आपका था ट्रेड रिलेटेड, एक आपका था कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड और एक आपका था इन्वेस्टिंग रिलेटेड। तो जो हमारा ट्रेड रिलेटेड था वो हमारा पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम अपना सेकंड कर रहे थे जो हमारा था कॉन्ट्रैक्चुअल बेस, जिसमें हमारा 2 हो चुका था, आपका फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग। तो आज हम उसके आगे क्या करते हैं। तो थर्ड जो है वो है आपका टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो टर्न की प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपका एक क्लाइंट होता है ना? तो वो क्लाइंट क्या करेगा, वो क्लाइंट आपको जो है अपना एक प्रोजेक्ट, जो भी उसको कुछ बनवाना है, उसका जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो आपको देगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा या कोई प्रोवाइडर होता है, जो ये टर्न की प्रोजेक्ट्स की सर्विसेज़ जो है प्रोवाइड करता है। उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ कंप्लीट एंड फुल्ली ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स की, है ना? यानी कि वो आपको क्या करके देगा, वो आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट था, वो सारा काम उसको फुल्ली एकदम डिज़ाइन भी करेगा, कंस्ट्रक्ट भी करेगा और थोड़ा डिलीवरी का भी उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? तो यहाँ पे जो टर्न की है, टर्न की का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है क्लाइंट के लिए, ठीक है? आपको क्या करना है, सिंपल, वो आपको टर्न द की कर देगा। टर्न द की मतलब उसने जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, वो आपको सौंप देगा उसको, है ना? वो आपको आपको डिलीवर कर देगा यूज़ करने के लिए, रेडी टू यूज़। तो टर्नकी प्रोजेक्ट क्या करता है, आपको एक कंप्लीट एंड रेडी टू यूज सोल्यूशन देता है क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट होता है आपका, ठीक है? जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं आपके डिजाइन का, कंस्ट्रक्शन का, इंस्टॉलेशन का, है ना? जो भी सारा होता है वो आपका जो प्रोवाइडर होता है, जो भी टर्नकी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, जो कंट्रीज होती हैं वो होता है, वो आपको सारी जो है पूरा डिजाइन, पूरा कंस्ट्रक्शन करके देगा, रेडी टू यूज आपको सोल्यूशन देता है वो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली मेट्रो है आपका। तो दिल्ली मेट्रो के जो आपके फर्स्ट कोचेज आए थे, जो कि 2002 में जो उसके पहले कोचेज आए थे आपके, वो आपके थे सीबीयू, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स, जो कि आपके कहाँ से आए थे, आपके जर्मनी और साउथ कोरिया से। उनके जो पहले कोचेज आए थे वहाँ से आए थे, इंपोर्ट हुए थे आपके। तो जर्मनी साउथ कोरिया में क्या हुआ, उन्होंने पूरी जो है उसका डिज़ाइन वगैरह पूरा सारे जो है जितने भी उसके पार्ट्स उसको असेंबल करके वो डिलीवरी का सारा जो है इन दोनों कंट्रीज़ ने देखा था। उसके बाद जो है इंडिया ने फिर बाद में इसका जो कंस्ट्रक्शन इंडिया में हो रहा है वो आपका बैंगलोर में हो रहा है ना? तो इनिशियल फेज़ में जब आपके पहले कोचेज़ आए थे, स्टार्टिंग हुई थी, फर्स्ट लाइन के जो जितने भी आपके कोचेज़ आए थे वो कहाँ से इम्पोर्ट हुए, आपका जर्मनी और आपका साउथ कोरिया से। तो जर्मनी और साउथ कोरिया कौन सी कंट्रीज़ होगी जिन्होंने आपको टर्न की प्रोजेक्ट्स की फैसिलिटी दी थी आपको। फोर्थ हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का आउटसोर्सिंग है ना? तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी जो होती है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? फॉर एक अदर कंपनी के लिए। यानी एक कंपनी क्या करेगी, दूसरी कंपनी के लिए वो गुड्स सर्विसेज को जो है गुड्स को प्रोड्यूस करती है और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है ना? यानी कि एक तरह से आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन ये करती है। तो जैसे आपका टर्न की था, टर्न की में तो जो भी आपका टर्न की सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सारा कुछ अपने से डिजाइन करता है, इंस्टॉलेशन सब वगैरह, असेंबली वो खुद ही करता है। लेकिन जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है जितने भी स्पेसिफिकेशंस की क्या स्टैंडर्ड रहने चाहिए, आपके कैसा डिजाइन होगा आपका, है ना? कभी कभी वो आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? आपको क्या करना होता है, आपका काम सिर्फ उसका प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है करने का वो आपका होता है ना? रॉ मटेरियल से उसको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो उससे, है ना? तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, ठीक है? तो एक तरह की बिज़नेस स्ट्रैटेजी, एक तरह का मॉडल होता है जो कंपनी को अलाउ करती है कि वो क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग का छोड़ दे किसी किसी और कंपनी के ऊपर, ठीक है? और जितने भी आपके अलग फंक्शंस हैं, है ना? जो आपके जैसे अम, रिसर्च का हो गया आपका, डिसीजन मेकिंग वगैरह होते हैं कंपनी में और काफ़ी सारे, तो आप उन पे अपना फोकस कर पाएँ। और जो आप क्या करें, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, वो आप किसी स्पेशलाइज़्ड कंट्री कोई होगी आपकी, या कोई स्पेशलाइज़्ड पार्टनर होंगे आपके, मतलब कोई स्पेशलाइज़्ड सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लेता होगा, ठीक है? ये आप इस मैन्युफैक्चरिंग का सारा जो है उनको आप दे देंगे, ठीक है? और अपनी जो स्ट्रैटेजिक बिज़नेस मॉडल आप उस पे अपना फ़ोकस कर पाएँगे। तो इसमें आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेव होती है, क्योंकि आपको जो है फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी पड़ रही है। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह है, वहाँ की जो आपके लेबर कॉस्ट वगैरह आएगी आपकी, है ना? फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह आती हैं आपकी, वो सब जो है आपकी नहीं आ रही है ना? तो काफ़ी कॉस्ट आपकी जो इसमें सेव होती है, ठीक है? क्योंकि वो काम जो सारा कोई और कर रहा है आपके लिए। जैसे आपका नाइकी है, तो नाइकी क्या करता है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है ना? अलग-अलग कंट्रीज़ में स्पेशलाइज़्ड जो कंट्रीज़ होती हैं, या जहाँ पर जो आपका स्किल बेस्ड लोग होते हैं, उनसे ये काम वहाँ पे क्या करवाते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है मैन्युफैक्चरिंग का, ये नाइकी उनसे अपना शूज़ जो है उनको मैन्युफैक्चर करवाते हैं, है ना? ब्रांडिंग अपनी करते हैं ये, बट मैन्युफैक्चरिंग शूज़ को करवाते हैं, है ना? स्पेशलाइज़्ड मैन्युफैक्चरर जो होते हैं आपके। फिर जो आपका आता है वो आपका आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो मतलब जैसे ऊपर आपका था प्रोडक्शन के लिए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे किसी के साथ, ऐसे आपका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? मतलब कुछ आपकी थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती है, थर्ड पार्टी जो आपकी मैनेजमेंट एंटिटीज़ होती हैं, या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, है ना? कोई ऑर्गनाइज़ेशन हो सकती है जो क्या करती है, मैनेजमेंट का जितना भी काम होता है, वो सारा क्या करती है, वो देखती है। आपके बिहाफ़ पर जितना भी आपका मैनेजर फंक्शन होता है ना, वो सारा क्या करती है, वो थर्ड पार्टी मैनेजमेंट एंटिटी जो भी है, वो इसको आपको देखती है ना? यानी आप क्या करते हो, आप उनसे मैनेजरल जो सर्विसेज़ हैं, है ना? वो लेने के लिए आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये आपका। भी आपके स्पेसिफिक मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, वो सारे परफॉर्म करती है वो एंटिटी, ठीक है? ये जो फंक्शन होते हैं आपके क्या होते हैं, ये जो फंक्शन होते हैं, ये आपके ऑपरेशनल फंक्शन भी हो सकते हैं,
है ना? ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। तो इन सब के लिए आप जो है अलग से थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 आपका आता है स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्या होता है आपका कि आपका ना एक तरह से कोलैबोरेशन होता है ना? एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जो होती हैं वो आपस में आती हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, है ना? इसमें आपका पार्टनर्स होते हैं, जो साथ में काम करते हैं और उनका जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि दोनों पार्टी को बेनिफिट हो। वो गोल आपका क्या हो सकता है? गोल आपका हो सकता है आपको मार्केट एक्सपेंशन करना है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है अपनी, है ना? आप चाहते हैं आपकी कॉस्ट कम आए मैन्युफैक्चरिंग में, तो 2 कंपनी जब साथ में काम करेंगी तो कॉस्ट कम आ सकती है आपकी। टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकता है आपका। जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप आ सकते हैं। साथ में आपको मिलके कोई रिसर्च डेवलपमेंट करना है। कोई भी फील्ड हो सकती है आपकी, कोई फार्मास्यूटिकल फील्ड हो सकती है या कोई आपको टेक्नोलॉजी फील्ड में या ऑटोमोबाइल में आपको कोई रिसर्च करनी है। तो जब 2 कंपनी साथ में मिलके करती है तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है और आप साथ में जो है रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे तो एक-दूसरे की नॉलेज भी शेयरिंग होती है आपकी। तो इसके एडवांटेजेस देखें तो रिसोर्स शेयरिंग होती है ना? कुछ आपके पास रिसोर्स हैं, उनके पास रिसोर्स हैं, तो 2 कंपनी के पास रिसोर्स हैं। जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज़ हो रहे हैं वो आप एक-दूसरे के यूज़ कर पा रहे हैं, है ना? तो आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ होंगे यूज़ करने के लिए। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलता है आपको, ठीक है? जब आप साथ में मिलके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास आप जा बड़े स्केल पे जो है अपना प्रोडक्शन करेंगे, तो बड़े स्केल पे जब आपका प्रोडक्शन होगा, तो आपकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम आएगी। तो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी मिलता है, ठीक है? आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ना? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप 2 बड़ी कंपनी साथ में काम कर रही हैं, तो लॉजिक सी बात है आपके पास ज़्यादा पावर होगी। अगर पहले से आप जो एस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं और साथ में आ गए हैं, तो आपके पास जो है ज़्यादा मैनेजर फंक्शंस भी आपके हैं, है ना? ज़्यादा आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स है, सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेज़ आपके पास काफ़ी ज़्यादा है और साथ में आपकी क्या होती है लर्निंग एंड नॉलेज जो होती है, वो आपस में ट्रांसफ़र होती है ना? उनके पास कोई और टेक्नोलॉजी है और कोई नॉलेज है और कोई उनके पास जो है रिसर्च की या मार्केटिंग की नॉलेज है, आपके पास कुछ अलग नॉलेज है ना? अलग टेक्नोलॉजी है, तो जब साथ में आएँगे तो आपकी टेक्नोलॉजी उनके पास ट्रांसफ़र होती है, उनकी नॉलेज आपके पास ट्रांसफ़र होती है। तो काफ़ी इसमें ये एडवांटेजेस होते हैं इनके। कुछ आपके इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे आपका कल्चरल मिसअलाइनमेंट भी हो सकती है ना? जैसे आप हो सकते हैं आप इंडिया के हो, ठीक है? अदर कंपनी जिसके साथ अपना अलायंस करना चाहते हैं, वो किसी और कंट्री का हो, जापान का हो या कहीं किसी भी अदर कंट्री का हो, तो साथ में हो सकता है आपका कल्चरल जो है वो साथ में ना आए, तो कॉन्फ्लिक्ट एक आपका हो सकता है ना? आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। एक-दूसरे के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? साथ ही इसमें जो है एग्ज़िट चैलेंज काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपने उनके साथ जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अपना पैसा लगाया है, ठीक है? तो आप सोचेंगे थोड़ा एग्ज़िट होने के लिए, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होता है एग्ज़िट होने में। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है आपका उबर और स्पॉटिफ़ाई का। तो 2014 के आस-पास जो है स्पॉटिफ़ाई ने ये अनाउंस किया था आपका कि वो क्या करते हैं, वो उबर के साथ जो है अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें वो क्या करेंगे कि वो अलाउ करते हैं आपके उबर के पैसेंजर्स को कि वो जो है उनके जो म्यूज़िक्स है, वो उनको लिसन कर सकते हैं ड्यूरिंग द राइड, है ना? तो ये तरह की आपकी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिसमें क्या हो रहा है कि अ उबर के जो लोग राइड करेंगे, साथ-साथ वो जो स्पॉटिफ़ाई का भी म्यूज़िक जो है वो फ्री सुन सकते हैं, है ना? कुछ जो म्यूज़िक होता है आपने सुना होगा कि स्पॉटिफ़ाई कुछ प्रीमियम कंटेंट होता है आपका, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना? म्यूज़िक जो है वो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उबर के साथ-साथ स्पॉटिफ़ाई की भी साथ में जो मार्केटिंग भी हो रही है ना? तो साथ में दोनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये उबर और स्पॉटिफ़ाई का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस का एक एग्ज़ाम्पल था। अब हम अपने जो है थर्ड जो टाइप था हमारा आपका जो एंट्री थी आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंट्री, उसके जो हम पार्ट्स पढ़ते हैं। जिसमें पहला आपका था ओवरसीज़ असेंबली, ठीक है? तो ओवरसीज़ असेंबली में क्या होता है आपका जो भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग होती है, वो जो होती है वो आउटसाइड आपकी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री के अंदर होती है ना? आप क्या कर रहे हैं किसी अनदर कंट्री में अपनी जो है गुड्स को असेंबल या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना? तो आपको लगेगा ये तो थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना? जो आपका कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग है, वो आपका क्या कर रहा है, सारा कुछ वो जो है बाहर ही हो रहा है ना? आपका डिज़ाइन भी वही बाहर कर रहा है आपका, सारा जो आपका खुद ही आपको डिलीवरी वगैरह सब वो खुद करा रहा है। इसमें आपका क्या हो रहा है कि आप अपने अब जो आपका पार्ट्स वगैरह होते हैं, आप खुद की आप अपनी होम कंट्री में उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और जो आप असेंबली वगैरह होती है ना, वो आप अनदर कंट्री में करवाते हैं। कभी-कभी आप मैन्युफैक्चरिंग भी अनदर कंट्री में करवा लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका ओवरसीज़ असेंबली होती है ना? जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आईफ़ोन है आपका, तो आईफ़ोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो अलग-अलग कंट्रीज़ से आते हैं, है ना? कुछ कंपोनेंट उसके जैसे उसका कैमरा होता है, वो आपका सोनी का या उसकी अलग-अलग आपकी बैटरीज़ चाइना से आती है उसकी, है ना? और भी अलग-अलग चीज़ें आती है, स्क्रीन अलग-अलग कंट्रीज़ से आती है, कोरिया से भी आती है आपकी, है ना? तो ये अलग-अलग जो अब कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है? अब ये अलग-अलग कंट्री से आपके कंपोनेंट आए और आप कहीं और उसको जो है असेंबल करवा रहे हैं, किसी और कंट्री में इसका असेंबलिंग हो रही है, तो ये ओवरसीज़ असेंबली के अंदर आपका आता है ना? जैसे आपका फूड इंडस्ट्रीज़ में होता है कि आपका जो अलग-अलग रॉ मटेरियल्स है फूड के, वो आपको क्या आ रहा है अलग-अलग कंट्री से आ रहा है, लेकिन उसकी जो असेंबली हो रही है, उसका जो एक कंप्लीट जो प्रोडक्ट तैयार होगा, वो इस कंट्री के अंदर होगा। तो ये ओवरसीज़ असेंबली होती है ना? अलग-अलग कंट्रीज़ में आपका पार्ट्स आते हैं और किसी एक कंट्री के अंदर आपका जो है वो असेंबल होते हैं, ठीक है? या फिर आप अपनी कंट्री से किसी और कंट्री के अंदर उन्हें असेंबल करवा रहे हैं, है ना? आप यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ पे जाके वहाँ उन्हें मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग उनकी करवा रहे हैं। तो ये ओवरसीज़ असेंबली के अंदर आ गया। तो इसके अंदर वही सेम आपको जो है कॉस्ट जो आपकी सेव होती है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि कंपनी क्या है वो चूज़ कर सकती है कि भाई कौन सी कंट्री के अंदर हमें जो लेबर जो है वो चीप पड़ेगी, मटेरियल जो है, ऑपरेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है ना? तो वहाँ पे आप क्या करवा सकते हैं असेंबली करवा सकते हैं।
है ना? हो सकता है आपकी कंट्री में जो है वो ज़्यादा आपको जो है महँगे पड़ते हों, ज़्यादा कॉस्ट आती हो आपकी ऐसे मटेरियल की, रॉ मटेरियल आपका, लेबर जो है वो, है ना? ऑपरेशनल फंक्शन सबका। लेकिन अगर कोई कंट्री होती है जहाँ पर ये चीज़ आपको चीप पड़ती है, तो वहाँ पर लोग क्या करवा लेते हैं, वहाँ पर इनका असेंबली करवा लेते हैं। इसमें आपका चैलेंज एक ही आता है आपका कि एडवांटेज तो इसमें है, बट चैलेंज आपका एक ही आता है कि ज्योग्राफिकली जो काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्पर्स सप्लाई चेन होती है ना? जैसे मैंने आईफ़ोन का आपको एग्ज़ाम्पल दिया, तो अलग-अलग कंट्रीज़ से आपके कंपोनेंट आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा आपकी जो है डाइवर्स हो गई है ना? तो उसको उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाता है आपका, ठीक है? तो इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल है आपका, जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई एंड फूड इंडस्ट्री हो गई। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि कार्स के पार्ट होते हैं, तो उसके पार्ट कई-कई अलग-अलग कंट्रीज़ में आते हैं। या हो सकता है आपकी कंट्री के अंदर जो है उसकी ऑटोमोबाइल को असेंबल करने की जो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने की जो कॉस्ट है, वो महँगी पड़ती हो। तो आप क्या करेंगे, किसी और अनदर कंट्री में जहाँ वो चीप कॉस्ट पे हो जाए, वहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएँगे, है ना? कोका कोला का ये एक एग्ज़ाम्पल है। कोका कोला क्या करती है, कोका कोला अपने एक सिरप को, है ना? जैसे कोका कोला क्या करती है, वो अपने जो भी उनका जिससे कोका कोला बनती है, वो अपने फ़ॉर्मूले को रिवील नहीं करते, है ना? तो वो क्या करती है, अपना जो ड्रिंक पूरा कंप्लीट नहीं बेच करके आपको सर्व करती है, वो क्या करेगी कि अपना जो सिरप होता है, जो कोका कोला का जो सिरप होता है, उस सिरप को जो है किसी अनदर कंट्री में, किसी भी बॉटल कंपनी को भेज देगी, जो क्या करेगी, उस सिरप से बाद में उसमें जो है वाटर या कुछ बाद में ऐड करके जो है, उसे जो है फिर पैक करके आपका कोका कोला की बॉटल्स जो है वो कंप्लीट करती है। पैकिंग जो मैन्युफैक्चरिंग आगे जो प्रोसेस होता है वो करती है ना? तो ये अपने सिरप को भेजते हैं कंट्रीज़ में, और वहाँ पर जो है किसी भी बॉटल कंपनी के पास, और वो इनको आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये आपका होता है ओवरसीज़ असेंबली। सेकंड आपको जो होता है वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, आपने सुना होगा, सिंपल, काफ़ी सिंपल सी उसकी वो है डेफिनिशन। तो कुछ नहीं है, बस क्या करना है आपको, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर, किसी अनदर कंट्री में जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की, वो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है? अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 तरह के आपके टाइप होते हैं, ठीक है? वो समझ लेते हैं। पहला मोटिव देख लेते हैं इसका कि मोटिव क्या होता है। तो इन्वेस्टर क्या होते हैं, एंगेज होते हैं एफडीआई में, किस लिए? ताकि वो एक न्यू मार्केट में आपका एंटर करना चाहते हैं, है ना? एक्सेस करना चाहते हैं रिसोर्सेज को किसी अनदर कंट्री के, ठीक है? अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ठीक है? अपना एक जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो एफडीआई करेंगे। वो एफडीआई मतलब आपके किसी अनदर कंट्री में हो सकता है, उनकी कंपनी के शेयर्स में वो इन्वेस्ट करें, हो सकता है वहाँ पे अपनी नई ब्रांच वो एस्टैब्लिश कर लें, है ना? वो अपना खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे ओपन कर लें। तो इस तरह से वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? इसमें आपके पास होस्ट कंट्री होती है। तो होस्ट कंट्री का मतलब क्या हो गया, जिस कंट्री में आप अपनी एफडीआई कर रहे हैं, वो आपकी होस्ट कंट्री हो गई। जैसे एक कंट्री है ए, उसने बी कंट्री के अंदर जो है अपनी एफडीआई की है, तो बी कंट्री क्या हो गई, होस्ट कंट्री हो गई, यानी जहाँ पर आप अपनी एफडीआई कर रहे हैं जिस कंट्री के अंदर, ठीक है? तो होस्ट कंट्री को क्या होता है, होस्ट कंट्री को रिसीव होते हैं आपके एफडीआई, ठीक है? जिससे क्या होगा, उन्हें बेनिफिट होता है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में, ठीक है? उस कंट्री के अंदर जॉब क्रिएशन होगी, सिंपल सी बात है। आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपने वहाँ पे नई कोई यूनिट खोली है अपनी, तो वहाँ पे सिंपल सी बात, जॉब क्रिएशन होगा, कैपिटल का इन्फ्लो आएगा उसके अंदर, वहाँ पे उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो सकते हैं। हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया हो किसी अदर कंपनी के गवर्नमेंट में, रोड सेक्टर में किसी में आपने किया हो, पब्लिक सेक्टर में किसी में आपने इन्वेस्ट किया हो, सिंपल सी बात है, उनके पास मनी आएगा, इंप्रूव होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वहाँ पे, है ना? तो अगर हम टाइप्स देखें एफडीआई के, तो इसमें आपका होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होती है आपकी एक इसमें, और आपका ब्राउनफील्ड होती है, और आपके मर्जर एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी इसी के अंदर आता है ना? इसी के एक तरह से पार्ट मान उनको कह सकते हैं। तो मेन जो इसमें 2 आपके आते हैं, वो आपके आता है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, और एक आपका आता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपका? ग्रीनफील्ड का मतलब ये हो गया आपका कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक बिल्कुल एक न्यू बिज़नेस आप अपनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना? किसी कंट्री में जाकर आपने क्या किया, वहाँ पर एकदम आप वहाँ पर आपकी फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने वहाँ पर किसी और कंट्री के अंदर अपना एकदम न्यू बिज़नेस जो है, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। आपने फैसिलिटीज़ खुद वहाँ पे न्यू फैसिलिटीज़ बनाई है ना? आपने खुद अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे ओपन किया है। ठीक है? तो ये आपका होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, है ना? स्क्रैच से जब अपना शुरू करते हैं सारा कुछ। जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, मैकडॉनल्ड है, तो ये क्या करते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में अपना खुद का पूरा स्क्रैच से वहाँ पर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है, अपनी फ्रेंचाइज़ी जो भी है, उसे ओपन करते हैं, है ना? एकदम स्क्रैच से करते हैं। ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज़ वगैरह उनका वो यूज़ नहीं करते, है ना? तो ये आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है? एडवांटेजेस क्या है इसके, कि आप अपना स्क्रैच से सब कुछ जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टर होगा, जिसने भी एफडीआई की है होस्ट कंट्री के अंदर, उसके पास पूरा कंट्रोल होता है ना? कैसे डिज़ाइन रहने वाला है उसका, पूरा टेक्नोलॉजी पूरी उसकी रहने वाली है, जितने भी ऑपरेशन होगा, सारा न्यू वेंचर में जो भी होगा, वो सारा उस पे जो इन्वेस्टर है उसका कंट्रोल रहता है। ठीक है? उसके पास जो कस्टमाइज़ेशन की फैसिलिटी भी होती है ना? क्योंकि वो खुद ही बना रहा है, तो अपने हिसाब से वो उसे कस्टमाइज़ कर सकता है, जो भी है उसका इन्वेस्टमेंट, जो भी वेंचर है। चैलेंज इसमें क्या आता है आपका ग्रीनफील्ड के अंदर, कि हायर इनिशियल कॉस्ट होती है आपकी, है ना? क्यों? क्योंकि आप लॉजिक सी बात है, आप खुद ही अपना पूरा एकदम पूरी यूनिट्स को आप सेटअप कर रहे हो, खुद ही उन्हें जो क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे, तो हायर इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, ठीक है? रिस्क आपका एसोसिएट होता है, क्योंकि आपकी जो हो सकता है जिस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, उस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, वहाँ की क्या आपकी रेगुलेटरीज़ हैं, क्या लॉज़ रिलेटेड आपके लॉज़ हैं वहाँ पे,
है ना? कैसा वहाँ के बिज़नेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या लॉज़ हैं, वो सब आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने होते हैं। अगर ब्राउनफ़ील्ड की बात करें तो ब्राउनफ़ील्ड का मतलब क्या होता है, आप एक्विज़िशन या रीडेवलपमेंट करते हैं, ठीक है? यानी आपने क्या किया, अनदर कंट्री के अंदर आपने जो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ थी, ठीक है? उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? जो ऑलरेडी बनी हुई फैसिलिटीज़ हैं, उनके अंदर आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना? जैसे एक्विज़िशन के अंदर होता है। तो आपने क्या करा, एक बने हुए एक पूरा एक बिज़नेस सेटअप था, आपने उसको खरीद लिया। तो ये आपको ब्राउनफ़ील्ड के अंदर आ गया, है ना? यानी आप अपना खुद से न्यू कुछ बना नहीं रहे हैं, ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ हैं, ऑलरेडी जो यूनिट्स हैं, जो बिज़नेसेस हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अनदर कंट्री के अंदर। वो आपको ब्राउनफ़ील्ड के अंदर आता है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स ने क्या किया हुआ है आपका, अलग-अलग कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे जैगुआर में किया हुआ है, आपने सुना होगा, है ना? अलग कंट्रीज़ में। तो यूनाइटेड किंगडम में किया हुआ है इन्होंने। तो अब इन्होंने ऐसा तो किया नहीं है कि वहाँ पे जो उनकी जो भी ऑटोमोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनकी, है ना? जो भी उनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, क्या उन्होंने खुद न्यू फैक्ट्रीज़ बनाई वहाँ पे? नहीं। जो मान लो जगुआर की ही मान लो, आपकी ऑलरेडी वहाँ फैक्ट्री थी जगुआर की, तो उन्होंने एक्वायर किया जगुआर को, तो वहाँ की जो फैक्ट्रीज़ है, उन्होंने उन्हीं को यूज़ किया ना, खुद से नहीं बनाया। हाँ, इन्वेस्ट किया, बट कोई न्यू फैसिलिटीज़ नहीं डेवलप की वहाँ पे। न्यू आपने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं डेवलप की, ठीक है? तो ये आपका एग्ज़ाम्पल है ब्राउनफ़ील्ड का। ठीक है? जो ऑलरेडी एक्सिस्ट करते हैं बिज़नेस, आपने उनमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है? उनमें आपने इन्वेस्ट किया, तो वो आपका ब्राउनफ़ील्ड के अंदर आता है। एडवांटेजेस क्या है इसके आपके, कि भैया फास्टर इनटू मार्केट, आप क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है सब कुछ, है ना? तो आप फास्ट जाएँगे। ग्रीनफ़ील्ड जो आपका ग्रीनफ़ील्ड इन्वेस्टमेंट थी उसके कंपेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, उस प्लेस पे है। तो आपको इन्वेस्ट करना है और अब जो है ईज़िली वहाँ पे फास्ट अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, आपकी कॉस्ट सेविंग होती है, आपकी कॉस्ट रिडक्शन तो होती है ना? क्योंकि आपने सिर्फ परचेज़ किया है बिज़नेस को, ठीक है? और आपको कुछ इनिशियली कुछ चार्जेस वगैरह देने नहीं पड़े, या कुछ पैसा आपका जो है हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी चीज़ों को वहाँ पे यूनिट्स को वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वहाँ पे बनाने में। तो आपको जो है वैसे तो खर्चा नहीं लगा अपना न्यू सेटअप करने में बिज़नेस को, लेकिन हो सकता है आप चाहते हो कि भई मैं इसको और अपग्रेड करूँ, मैं चाहता हूँ इसमें रिनोवेशन करूँ, मैं अपनी टेक्नोलॉजी इनकी टेक्नोलॉजी के साथ में मर्ज करके एक नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ। तो उसमें आपका वो चैलेंज हो सकता है, उसमें आपका कॉस्ट आ सकती है ना? जो आपकी एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है, ठीक है? उसमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, लेगेसी इश्यूज़ हो सकता है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो, सेम। तो उसके लिए आपको जो है उन चीज़ों को सुधारने में आपका चैलेंज आ सकता है, उन टेक्नोलॉजीज़ को। अब एफडीआई के जो रूट होते हैं ना, वो 2 तरीके से होते हैं। यानी आप चाहते हैं किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना, तो आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक आपका होता है ऑटोमैटिक रूट, और एक आपका होता है गवर्नमेंट रूट, ठीक है? तो ऑटोमैटिक रूट में क्या होता है कि जहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट से जो है अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, किसी कंट्री के अंदर एफडीआई करने के लिए, है ना? जैसे इंडिया की अगर बात करता हूँ, तो कोई कंट्री चाहती है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है? तो कैसा, अगर वो ऑटोमैटिक रूट लेती है, तो ऑटोमैटिक रूट के जो भी होंगे, ऑटोमैटिक रूट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आती है आपकी, अगर वो उसके ज़रिए कर रहे हैं, तो उन्हें उन्हें इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमैटिक रूट है, ठीक है? गवर्नमेंट रूट क्या हो गया, जहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? एफडीआई करने से पहले, ठीक है? आप किसी कंट्री में चाहते हैं एफडीआई करना, तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है वहाँ पे अपनी एफडीआई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है? तो जैसे आपका बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर वाले बैंक्स जो आपके होते हैं, तो अगर आप कोई कंट्री है, वो चाहती है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, तो वो क्या करेगी, वो आपका 20% तक कर सकती है, ठीक है? 20% तक एफडीआई कर सकती है वो पब्लिक सेक्टर्स में, किसके थ्रू? गवर्नमेंट रूट के थ्रू, है ना? ऐसे आपको फूड्स प्रोडक्ट के अंदर रिटेलिंग का ट्रेडिंग करना चाहती है कंट्री, कोई कंट्री चाहती है फूड्स के प्रोडक्ट्स का रिटेल करना चाहती है, तो वो 100% तक अपना एफडीआई कर सकती है गवर्नमेंट रूट के जरिए, यानी गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, ठीक है? तो लॉजिक सी बात है, कोई कंपनी कोई बाहर की कंपनी है, वो यहाँ पे करना चाहती है अपना फूड से रिलेटेड ट्रेडिंग करना चाहती है, तो गवर्नमेंट से तो पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी ना, उनके सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड सब चेक करने पड़ेंगे, है ना? फूड सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं हमें। इंश्योरेंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 49% तक एफडीआई कर सकते हैं, कोई कंट्री चाहती है करना यहाँ पे, तो वो किस जरिए? ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है एफडीआई। मेडिकल डिवाइसेस पे अप टू 100% तक कर सकते हैं आप ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है? ऐसे बहुत सारे जो है आपको अलग-अलग जो है काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं, है ना? काफ़ी सारे जो आपके आते हैं, फिर काफ़ी सारे आपके सेक्टर्स हैं, काफ़ी सारे आपकी फील्ड्स हैं, जिसके अंदर जो है एफडीआई की लिमिट्स और रूट जो है वो आपके दिए हुए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके बाकी कंट्रीज़ का भी बाकी इंडस्ट्रीज़ का, बाकी सेक्टर्स का भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी लिमिट है, कितने परसेंट तक की लिमिट है, और उनका गवर्नमेंट रूट है या उनका ऑटोमेटिक रूट है। इसी के साथ आपके कुछ ऐसे सेक्टर्स में जिनमें जो है आपका एफडीआई करना प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर, है ना? जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं सिगार्स, ठीक है? सिगरेट वगैरह, टबैको वगैरह, तो वो जो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है? उनकी एफडीआई प्रोहिबिटेड है। गैम्बलिंग हो गई, बैटिंग हो गई आपकी, कैसीनोज़ हो गए, लॉटरी बिज़नेस हो गया आपका, ठीक है? चिट फंड हो गए आपके, निधि कंपनीज़ होती हैं आपकी, रियल एस्टेट बिज़नेस हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है? और भी काफ़ी सारी हैं, वो आप वेबसाइट की लिंक जो है मैंने वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उन पे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड जो है वो आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है? तो मर्जर और एक्विजिशन क्या हो गया आपका? तो ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज आपस में कंबाइन होकर साथ में बिज़नेस करते हैं, है ना? तो इसमें भी मर्जर आपका अलग है, एक्विजिशन आपका अलग है, ठीक है? तो मर्जर के अंदर क्या होता है आपका, 2 या उससे ज़्यादा कंपनीज आपस में आती है,
ठीक है, और एक न्यू बिज़नेस आपका सेटअप करते हैं, एक न्यू कंपनी, एक न्यू एंटिटी उनका सेटअप होता है। एक्विजिशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप परचेज़ कर लेते हैं, किसी अदर कंपनी को आपने एक्वायर कर लिया, है ना? तो दोनों को जो डिटेल में पढ़ते हैं। तो मर्जर के अंदर क्या होता है आपका, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ आपस में कंबाइन करती हैं, और एक न्यू सिंगल एंटिटी वो बन जाती है, तो ये आपका मर्जर के अंदर होता है ना? जैसे मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी है, तो ए और बी कंपनी साथ में आती है, ठीक है? अब वो एक न्यू कंपनी बन गई आपकी, एक सी कंपनी वो बन चुकी है। यानी अभी ना तो ए कंपनी बची हुई है, ना बी कंपनी बची। दोनों आपस में आए और उन्होंने आपस में एक न्यू एंटिटी, एक न्यू कंपनी खोली जो सी कंपनी के नाम से है। तो ये आपका मर्जर होता है, ठीक है? मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में आपका क्या होता है कि आप क्या करते हैं, सेम इंडस्ट्री के हैं, ठीक है? यानी 2 कंपनीज़ हैं, वो सेम इंडस्ट्री की हैं, ठीक है? और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर भी हैं वो। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उनका, वो भी सेम स्टेज का है ना? जैसे मान लो 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है? और दोनों कंपनीज़ क्या हैं, वो आपकी टायर्स बनाती हैं। मतलब टायर बनाने वाली 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है? अब दोनों कंपनीज़ सेम उसकी इंडस्ट्री की हो गई आपकी, और सेम प्रोसेस है उनका बिज़नेस का, है ना? सेम प्रोडक्शन प्रोसेस है टायर बनाने की। तो 2 कंपनीज़ अब साथ में आ रही हैं, सेम स्टेज की हैं, सेम प्रोसेस और सेम इंडस्ट्री की और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की है। तो वो आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर होता है। अब अगर हम वर्टिकल मर्जर की बात करें, तो आपकी इंडस्ट्री सेम है, हाँ? सेम इंडस्ट्री में आप अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे आप हॉरिजॉन्टल के अंदर कर रहे थे। 2 कंपनीज़ है, दोनों जो सेम इंडस्ट्री की है। बस उनका जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो अलग है, ठीक है? आपकी सप्लाई चेन भी सेम हो सकती है, सप्लाई चेन भी डिफरेंट हो सकती है, बट आपका जो प्रोडक्शन स्टेज है, वो आपकी डिफरेंट है, ठीक है? जैसे मान लो एक जो है आपकी एक ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है, ठीक है? तो वो क्या कर रही है, वो तो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, और एक अलग कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, जो कार के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है? तो दोनों क्या है तो सेम इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल, ठीक है? बट वो क्या कर रहे हैं, वो कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये जो है उनके पार्ट को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम इंडस्ट्री के हुए, बट यहाँ पे वर्टिकल मर्जर आपका हो गया। तो हॉरिजॉन्टल और मर्जर में क्या डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल में आप क्या करते हैं, सेम इंडस्ट्री होती है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है? आप जो प्रोडक्शन स्टेज पर है, दूसरी कंपनी भी सेम प्रोडक्शन स्टेज पर है, और दोनों ने आपस में मर्ज करके एक न्यू एंटिटी बना ली, ठीक है? वर्टिकल में सिर्फ फर्क क्या होता है, वो आपका और उस कंपनी का जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसका जो स्टेज होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हो सकता है आप जो है मैन्युफैक्चरिंग पर हो सकते हैं, वो उसके पार्ट सप्लाई पे हो सकता है, ठीक है? आप पैकिंग पे हो सकते हैं, वो उसको असेंबलिंग में हो सकता है, ठीक है? इस तरह से बस स्टेजेस आपकी अलग होती हैं, ठीक है? तो ये सेम इंडस्ट्री के अंदर हो गया। अब आपका एक आता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, इसमें कंपनीज जो मर्ज होती हैं, वो आपकी सेम इंडस्ट्री की नहीं होती हैं, वो अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज की होती है, ठीक है? जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो सेम इंडस्ट्री थी, बट कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट में आपका सेम इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं जो अनरिलेटेड होती है, ठीक है? जैसे एक हो सकती है ऑटोमोबाइल, ठीक है? दूसरी आपकी हो सकती है क्लॉथ क्लॉथ इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकती है ना? अलग, बिल्कुल अलग, सेम इंडस्ट्री आपकी है ही नहीं है, ठीक है? तो वो आपका कॉन्ग्लोमरेट में आता है। अब अगर मर्जर का एग्जांपल हम देखें, तो इसमें क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप सिनर्जीज चाहते हैं, बेनिफिट चाहते हैं, ठीक है? किस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी नॉलेज का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनके जो भी उनके पास नॉलेज होती है उसका, ठीक है? इंक्रीज होता है आपका मार्केट शेयर, ठीक है? आपकी 2 कंपनीज, आपके पास अलग कस्टमर्स हैं, उनके अलग कस्टमर्स हैं, ठीक है? दोनों का जो एक काफ़ी ज़्यादा वो हो गया ना, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी, और कॉम्पिटिशन जो है वो आपको वो भी कम हो जाता है ना? एग्जाम्पल के लिए आप वी ले सकते हैं, ठीक है? तो वी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है इनका, यहाँ पे एक मर्जर है, ठीक है? वी और आइडिया का जो एग्जाम्पल है, ये एक मर्जर है। कैसे, तो वोडाफोन के अलग कस्टमर्स, आइडिया के अलग कस्टमर्स, ठीक है? दोनों आपस में मर्ज करा, तो क्या हो गया, इनका मार्केट शेयर बढ़ गया, ठीक है? इन आपस में दोनों का मार्केट शेयर बढ़ा। अभी सक्सेस एंड सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस हम एक मर्जर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, वोडाफोन और आइडिया 2 कंपनीज थी, तो आपस में मर्ज हुए और एक न्यू कंपनी उन्होंने बनाई वी नाम से, ठीक है? तो ये मर्जर हो गया, ठीक है? ओल्ड कंपनीज नहीं है, वोडाफोन नहीं, आइडिया भी नहीं, तो दोनों कंपनीज मिलकर एक न्यू कंपनी बना दी इन्होंने, न्यू एंटिटी बना दी वी के नाम से। तो ये हो गया मर्जर आपका। अब अगर इक्विजिशन की बात करें, तो इक्विजिशन में क्या होता है आपका, आप किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर एक न्यू कंपनी नहीं बना रहे हैं, ठीक है? क्या होता है इसमें, एक कंपनी क्या करती है, वो बाय कर लेती है, ठीक है? परचेज कर लेती है क्या, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है? या एसेट को किसी और कंपनी का, ठीक है? मतलब क्या करा आपने, उनको एक तरह से एक्वायर कर लिया, आपने उनको एक तरह से खरीद लिया, ठीक है? तो इक्विजिशन, आपने उसमें एक्वायर कर लिया, आपने उनके एसेट्स को खरीद लिया, आपने जितने भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, जितने भी शेयर्स आपने वो खरीद लिया, आपने उनके पूरा पूरा बिजनेस खरीद लिया। ये पोजीशन के अंदर आपका आता है, ठीक है? ये भी आपकी जो है 2 पार्ट है, ठीक है? पहला आपका होता है फ्रेंडली एक्विजिशन और दूसरा आपका होता है हॉस्टाइल टेकओवर, ठीक है? फ्रेंडली एक्विजिशन में क्या होता है कि आप उनका कंसेंट लेते हैं, ठीक है? आप एक सामने कंपनी है, आपने उनसे कंसेंट लिया, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी अपना कंसेंट दिया कि हम आपको जो है अपना बिजनेस देने के लिए सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है? आपने उनको एक्वायर कर लिया, ये तो फ्रेंडली एक्विजिशन हो गया, सिंपल कंसेंट लेकर बातचीत करके एग्रीमेंट करके जो भी आपका साथ में आराम से हो गया, ठीक है? कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसने उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया, तो फ्रेंडली एक्विजिशन। हॉस्टाइल टेकओवर में क्या होता है कि जो कंपनी है, मान लो आप कोई आपकी कंपनी हो, आप बी कंपनी को खरीदना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप हॉस्टाइल टेकओवर करोगे। हॉस्टाइल टेकओवर में क्या होगा कि आप जो बी कंपनी है ना, उसका जो मैनेजमेंट होगा, वो तो राजी नहीं होगा, ठीक है? वो क्या है, वो अपनी कंपनी को बेचने के फेवर में नहीं है, ठीक है? तो हॉस्टाइल टेकओवर हम क्या करेंगे, हम उनके खिलाफ जाके, मतलब हम क्या करेंगे, उनसे उनका कंसेंट नहीं लेते। हम जो है, मैं कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा उनका कंसेंट नहीं लेंगे, और जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इस तरह के ऑफर देते हैं हम उनको कि वो जो है अपने शेयर्स को बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कंपनी का अल्टीमेटली किसके पास है, जो सारा वो है ओनरशिप, वो तो शेयर होल्डर्स के पास ही होता है। तो दोनों में डिफरेंस इतना है आपका कि फ्रेंडली के अंदर आपको जो कंपनी होती है, आप उनके मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट लेते हैं, ठीक है? तब आप उनको परचेज करते हैं।
होस्टाइल टेक ओवर में आप क्या करते हैं, जो आपका मैनेजमेंट होता है, जो भी आपका टारगेट मैनेजमेंट होता है, जो भी आपका बिजनेस होता है, आप उनसे क्या करते हैं, और जो भी उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे आप उनका कंसेंट नहीं लेते, उनके शेयर होल्डर्स को कुछ इस तरह का ऑफर देते हैं कि वो आपको सेल कर देते हैं अपने शेयर्स को, ठीक है, अपनी जो ओनरशिप होती है उसको। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, सेम वो हर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, वो जो अपना न्यू मार्केट में जाना चाहते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी आपको लगे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो उन्होंने काफी अच्छा बनाया हो, कोई टैलेंट उनके पास हो सकता है जिसे आप परचेज करना चाहते हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, आपको लगता है कि इसको मैं करता हूँ तो मुझे काफी फायदा होने वाला है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें। इसमें जो एक इसमें जो एक एग्जांपल है वो आपका हो सकता है ज़ोमैटो एंड उबर का, ठीक है। तो ज़ोमैटो ने क्या किया हुआ, ज़ोमैटो ने आपका उबर नहीं, उबर ईट्स की बात कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है, उबर ईट्स। तो ज़ोमैटो ने जो है उबर ईट को जो है एक्वायर कर लिया, ठीक है, एक्वायर मतलब ज़ोमैटो ने क्या करा, उबर ईट्स के जो 100% शेयर्स को खरीद लिया, ठीक है, 100% शेयर्स मतलब पूरा एक्वायर कर लिया। ये आपका एक एग्जांपल है एक्विजिशन का। नेक्स्ट आपको जो है वो आपका है जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर में आपका क्या होता है, जॉइंट वेंचर में आप दो या दो से ज़्यादा कंपनीज क्या करती हैं, सब आपस में कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या कोई स्पेसिफिक वेंचर या कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है इसके अंदर, कोई एक आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, आप दोनों दो या दो से ज़्यादा कंपनी साथ में आती हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस वेंचर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होता है आपका, ठीक है, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है, ये हो सकता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपके पास हो सकता है ये जो भी प्रोजेक्ट के लिए वो साथ में आती हैं, वो प्रोजेक्ट आपका क्या होता है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो परमानेंट हो, जो बिजनेस वो करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्ट्रक्चर वो साथ में खोल रहे हैं परमानेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। जॉइंट वेंचर की जो एडवांटेज है वो आपका आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, पार्टनर्स अपने अपने रिसोर्सेज लेके आते हैं, ठीक है, तो आप उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं, उनके अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होंगे। रिस्क मिटिगेशन होता है आपका, ठीक है, ज़्यादा एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो जो बर्डन होता है ना, फाइनेंशियल बर्डन, वो तो बढ़ गया, ठीक है, वो कम हो गया काफ़ी ज़्यादा, अलग हर पार्टनर बढ़ गया ना, आप सिंगल काम करते हो तो आपका ज़्यादा पूरा बर्डन होता, आप पार्टनर्स है आपके पास, ठीक है, आपके जॉइंट वेंचर में पार्टनर जो होते हैं ना आपके पास, तो वो क्या कर रहे हैं, रिस्क आपका उनमें डिवाइड हो गया, ठीक है, मार्केट एक्सपेंशन हो गया आपका, ठीक, जो कि कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है, ठीक है, जो भी आपका रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा हो गया, आपका बिजनेस एक्टिविटी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, या मैनेजर फंक्शन में जो भी आपका कॉस्ट वगैरह आती है वो भी कम हो जाती है ना, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है शेयर हो जाएगी, उतना कम आपके पास कॉस्ट आपको लगेगी उस चीज़ को करने में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है, हर पार्टनर आएगा अपनी अपनी स्किल नॉलेज लेके आएगा, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज लेके आएगा उस वेंचर के अंदर, उसको कंप्लीट करने के अंदर, तो उसकी वो उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। तो ये आपका जॉइंट वेंचर था, ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा बिजनेस साथ, तो दो या दो से ज़्यादा बिजनेस साथ में आते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक कोई भी प्रोजेक्ट, कोई वेंचर, कोई बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, है ना, जिसके अंदर वो अपने स्किल्स, अपने रिसोर्सेज को लेके आते हैं। अब इसके बाद आपका आता है होल्ड ओन सब्सिडरीज, ठीक है, तो यानी कि होल्ड ओन सब्सिडरीज का मतलब क्या है कि कंपनी जो एंटायरली ओन्ड है किसी अदर कंपनी के द्वारा, ठीक है, वो पूरी की पूरी किसी अलग कंपनी ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपके पास सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी आपने सुना होगा ना, तो जैसे कंपनी होती है उसे हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, तो अनदर कंपनी जो जिसको उसने परचेज, जिसने उसको एक्वायर किया हुआ है, वो आपकी सब्सिडरी कंपनी होती है ना। तो सब्सिडरी कंपनी होल्डी ओन का मतलब क्या हुआ है कि 100% जो कंपनी के अंदर शेयर है, ठीक है, उससे पूरा कंट्रोल किसका है, आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उनका, ठीक है, आपको पूरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्टडी सारा सबके ऊपर पूरा कंट्रोल आपकी होल्डिंग कंपनी का है, ठीक है। जैसे आपका जो मार्वल एंटरटेनमेंट है, ठीक है, तो ये होल्डी ओन सब्सिडरी है किसकी, वर्ल्ड डिज्नी की, वर्ल्ड डिज्नी के पास 100% शेयर्स है आपके मार्वल एंटरटेनमेंट के, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल होता है होल्डी ओन सब्सिडरीज का। एडवांटेजेस की बात करें अगर हम, तो होल्डी ओन सब्सिडरीज के अंदर क्या होता है, कंट्रोल की बात करते हैं पहले, तो कंट्रोल में क्या होगा कि पूरा कंट्रोल पैरेंट कंपनी के पास है, पैरेंट कंपनी जो भी आपकी है और वो उसके पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है, जो भी सब्सिडरी है उसके ऑपरेशन पे, उसके अलाइनमेंट पे, एफिशिएंट और डिसीजन मेकिंग सबके ऊपर, ठीक है, कंसिस्टेंसी इसमें रहती है ना, ब्रांडिंग के ऊपर, बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है, अब पैरेंट कंपनी की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर, सारा कुछ जो भी प्रैक्टिस हो रही है कुछ भी वो फेयरेबल उसमें नहीं होगा, क्यों, जैसे आपका फ्रेंचाइजी वगैरह में हो सकता है ना, जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंचाइजी में और उसमें आपको पढ़ा था लाइसेंसिंग वगैरह में, तो जो आपके हैं फ्रेंचाइजी या लाइसेंसी जो है वो कुछ थोड़ा बहुत फेवरेबल कर सकते हैं, है ना, लाइसेंसी क्या कर सकता है, हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी आपका उसका गलत यूज़ कर ले, लेकिन यहाँ पर तो आपने पूरा खुद ही उससे जो है वो क्या हुआ है, एक्वायर किया हुआ है ना, तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, ठीक है, एफिशिएंसी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है बिजनेस के अंदर। चैलेंज आपका इसमें ये है कि कॉस्ट और रिस्क काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होता है आपका, क्योंकि आपने पूरा उसे खरीदा हुआ है ना, पूरा आपने उसको लिया हुआ है, तो सारा कॉस्ट, सारा रिस्क है आपका उसके ऊपर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है उसकी और सब्सिडरी की वो आपके ऊपर है, ठीक है, पूरा ऑपरेशन सब कुछ आपको देखना है, तो कॉस्ट और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है उसमें आपका, ठीक है। तो ये आपकी जो है मोड्स ऑफ एंट्री थे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, ठीक है, जितने भी आपके मोड्स होते हैं, ठीक है, उन ये काफ़ी सारे मोड्स आपने पढ़े, ठीक है, कि इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आपको एंट्री करनी है तो किन किन मोड से आप कर सकते हैं, किन किन मोड से अपने इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।